शीबा बड़ी देर से नहीं आई थी। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा था। वैसे भी वो बेचारी तन्हा तिलवैब में अनजाने दुश्मनों से निमटती आ रही थी। वो तकरीबन 10 घंटे से अपने मसाइल में उलझी हुई थी। इस वक्त मैं और सोनिया अपने अपने मामला से उलझ रहे थे। मैं तो खैर अपने होशो हवास में नहीं था। अगर होता तो शीबा को इतने मसाइल से दो चार होने ना देता। वो ख्याल ख्वानी के जरिए कभी मेरे पास आती थी, कभी सोनिया के पास पहुंच जाती, कभी पोमी की खबर लेती, फिर अपने मसाइल में उलझती चली जाती। उसकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आया था कि वो अपने साथ साथ अपने चाहने वालों की भी फिक्र करती रहे, उनकी हिफाजत करती रहे, फिर अपनी हिफाजत के लिए भी दिमागी सलाहियतों से काम लेती रहे। मैंने उसके पास जाकर मुखातिब किया, शीबा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। उसने ताजुब से पूछा, फरहाद? ये दूसरी बार कहने की क्या जरूरत है कि तुम फरहाद हो? मैंने हैरानी से पूछा, दूसरी बार? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अब से पहले भी तुम्हारे दिमाग में आ चुका हूं? तुम अभी अभी मुझसे बातें कर रहे थे, दूसरी बार खुद को फरहाद कह रहे हो। मैं कैसे यकीन करूं? समझ गया। वो नादीदा कुव्वत मेरा लबो लहजा इख्तियार करके तुमसे गुफ्तगू कर रही थी, यही बात है ना? उसने इस बात में सर हिलाया, फिर खला में तकते हुए बोली, मैं नहीं जानती तुम वाकई फरहाद हो या नहीं। बहरहाल वो नामालूम शख्स मेरे अंदर रहकर तमाम हकाइक मालूम कर चुका है। फिक्र ना करो, मैं आ गया हूं, देखता हूं वो क्या करना चाहता है। थोड़ी देर पहले भी तुम यही बात कह चुके हो। मैंने फिर हैरान होकर पूछा, क्या वो ऐसी बातें कर रहा था? अब मैं क्या कहूं कि कौन कैसी बातें कर रहा था। मैंने उसकी परेशानियों को समझते हुए कहा, अच्छी बात है, आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद अपने फरहाद होने का यकीन दिलाऊंगा। मैं उसकी सोच पढ़ने लगा। वो महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि उसके दिमाग में हूं या नहीं, और अगर हूं तो असल हूं या नकल। उस नादीदा कुव्वत ने मेरी आवाज़ और लबो लहजे इख्तियार करके उसे बुरी तरह उलझा दिया था। बहरहाल मैं उसकी सोच पढ़ रहा था। अब से 10 घंटे पहले कमांडो वायु से मिलने आया था। आमना उसके पास नहीं थी, बल्कि इसराइल में नहीं थी। वो बाबा साहब के इदारे में वापस पहुंच गई थी। उसकी ख्वाबगाह के बाहर 2 लेडी गार्ड्स मौजूद रहती थी, और वो लेडी सेक्रेटरी थी जिसे खुद शीबा ने अपने लिए पसंद किया था। इसराइली कमांडोज में कमांडो वाई बहुत बड़ा अफसर था। इसके बावजूद वो भी इजाज़त हासिल करने के बाद उसकी ख्वाबगाह में आया था। शीबा ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो, तुम्हारी आमद का मकसद क्या है? मैं बहुत अहम गुफ्तगू करने आया हूँ। क्या इस बात का अंदेशा नहीं रहा कि फरहाद तुम्हारे दिमाग में जगह बना सकता है? जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, फरहाद अभी ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं। तुम ये मालूमात कहाँ से हासिल हुई? कोई मेरे दिमाग में आता है। वो शीबा को टटोलती हुई नजरों से देखने लगा। वो बोली, तुमने बात अधूरी छोड़ दी। क्या मुझे तजस्सुस में मुब्तला करना चाहते हो? मैं खुद तजस्सुस में हूँ। मैंने खुद को हतुल इम्कान छुपाए रखने की कोशिश की। अपनी आवाज़, अपना लबो लहजा किसी को सुनाता नहीं। कोई मेरे दिमाग में पहुंच नहीं सकता, मगर पहुंच गया। क्या तुम बता सकती हो वो कैसे पहुंच गया? मैं पहुंचने का रास्ता जानती तो उससे पहले तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा चुकी होती। देखा जाए तो तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे बुलाया है। क्या तुम यकीन से ऐसा समझ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या समझना चाहिए। वो जो मेरे दिमाग में आकर बोलता है उसका दावा है कि वो शीबा नहीं है, फरहाद नहीं है। जिस शख्स के अंदर पहुंचता है उसी की शख्सियत इख्तियार कर लेता है, उसी के लबो लहजे में बोलता है। और मैं हैरानी से अपने दिमाग के अंदर सुन रहा था। वो बिल्कुल मेरे ही अंदाज में बोल रहा था, खुद को कमांडर वाई कह रहा था। मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे अंदर शीबा और फरहाद पहुंचकर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मुझे अभी शीबा के बेडरूम में जाना चाहिए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और मैं यही देखने आया हूं कि मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती हो। नुकसान पहुंचाना होता तो जहां होते वहीं के वहीं रह जाते, अपनी जगह से हरकत करने के काबिल भी न रहते। मैं पहली बार तुम्हारी आवाज़ और लबो लहजे को सुन रही हूँ, और मेरे जरिए फरहाद भी सुनेंगे। अब ये तुम्हारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि 7 पर्दों में रहने के बावजूद कोई तुम्हारे पास पहुंच गया, और जब तुम्हारे पास पहुंच गया है तो कमांडो जेड के पास भी पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा। तुम दुरुस्त कहती हो, मैं बहुत फिक्रमंद हूं। मैंने अब तक कमांडो जेड से राब्ता कायम नहीं किया। सोचता हूं किसी जरिए से भी बात करूंगा तो वो दिमाग में आने वाला उसके पास पहुंच जाएगा। मैं देखना चाहता हूं वो कमांडो जेड तक भी पहुंच सकता है या नहीं। तुमने कमांडो जेड को मोहतात रहने का सिग्नल तो दिया होगा। उसे मैंने अपनी आवाज़ नहीं सुनाई, ना उसे कुछ कहने दिया। सिग्नल के जरिए कोडवर्ड इस्तेमाल किए, उसे मोहतात और होशियार रहने के लिए कह दिया। लेकिन एक बात जो मैं कहने हूं वो शायद तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन सकती है। हम आए दिन नित नई परेशानियों से गुजरते रहती हैं। तुम बिला झिझक कहते जाओ। जब वो नादीदा कुव्वत मेरे अंदर आकर मेरी शख्सियत इख्तियार करके मेरे लबो लहजे में बोलने लगी, तो पहले मुझे फरहाद पर शुबा हुआ, लेकिन उसने एक ऐसी बात कह दी जिससे मुझे यकीन हो चला है कि वो फरहाद नहीं है। उसने मुझसे साफ लफ्जों में कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानता था तुम नाराजगी जाहिर करोगी। शीबा, मैं खूबरू हूं, एक बावकार शख्सियत का हामिल हूं। कमांडो ऐसे ही नहीं बन जाते। उन्हें हर लिहाज से एक मुकम्मल खूबसूरत और बासलाहियत होने का सबूत पेश करना पड़ता है, और मैंने बारहा खतरनाक मुहिमात के दौरान यह साबित कर दिया है। सैकड़ों लड़कियां मुझ पर जान देती हैं। तुम नाराज होकर यह तासुर ना दो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, यह मेरी तौहीन होगी।
कमांडो वाई, अपनी तौहीन के लिए नहीं, अपनी सलामती के लिए सोचो। तुमसे पहले कमांडो एक्स यहाँ इश्क करने आया था, उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। वो दिल से मजबूर होकर आया था, मैं दिमाग से मजबूर होकर आया हूँ। कोई मेरे दिमाग में बार बार कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत करना चाहिए। अगर मैंने जबरन तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फरहाद भी अपनी टेलीपैथी के जरिए तुम्हें निजात नहीं दिला सकेगा। वो शीबा को गहरी नजरों से देखता हुआ अपनी जगह से उठा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह पीछे हट गई। खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना। क्यों, अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? वो बिल्कुल मेरे करीब पहुंचकर रुक गया। उसने आहिस्तगी से एक हाथ उठाया, फिर उसके शाने पर रख दिया। शीबा ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। उसने दूसरे हाथ से कलाई पकड़ ली। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कमांडो वाई ने कहा, मैं जबरदस्त हूं, तुम जेरे दस्त हो। मुझसे बचने का एक ही तरीका है, ख्याल ख्वानी के जरिए नुकसान पहुंचाओ। मैं खौफजदा होकर चला जाऊंगा। शीबा ने कलाई छुड़वाने की कोशिश नहीं की, चुप होकर उसकी आंखों में झांकने लगी। वो कहने लगा, मेरे अंदर जो कमांडो वाई बोलता है वो इस यकीन से बोलता है कि तुम मेरे खिलाफ टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकोगी। वो कहता है तुम दिल ही दिल में मुझे चाहती हो, मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मुझे यकीन करना होगा कि वाकई तुम मुझे चाहती हो मगर इजहार नहीं करती हो। उसने खुद ही कलाई छोड़ दी। एक कदम पीछे हटकर बोला, जब तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही हो तो मैं भी जालिम नहीं हूं। मैं मोहब्बत से पेश आऊंगा, जबरन तुम्हारी कलाई नहीं पकड़ूंगा। मैं इंतजार करूंगा। मेरे अंदर के कमांडो वाई ने कहा है, मुझे इंतजार करना चाहिए। तुम बहुत जल्द अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली हो। ये कहकर वो पलट गया। वहां से चलता हुआ दरवाजे के पास गया। उसे खोलकर जाने से पहले शीबा को देखा, मोहब्बत से मुस्कुराया, फिर बाहर चला गया। ये वो वक्त था जब मैं और सोनिया पाताल दुनिया से निकलकर एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मैं एक गाड़ी में फलसफी हुगो, थर्माक्वाइल और ब्राडनोज वगैरह के साथ सफर कर रहा था और सोनिया रेड पावर के बॉस की तरफ से आने वाले हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रही थी। शीबा हमारे मामलात में बुरी तरह उलझी हुई थी। अपने हालात बयान करने का अव्वल तो मौका नहीं मिल रहा था, दूसरे में उसकी बात सुनना गवारा नहीं करता था क्योंकि मैं आर्मरवुड और उसके भाइयों के जेर असर था। उस नादीदा कुव्वत ने कमांडो वाई को खूब समझाया था कि शीबा उसे दिल है दिल में चाहती है, उसे दिमागी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और फरहाद ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं, उससे दुश्मनी नहीं कर सकेगा। कमांडो वाई शीबा के पास पहुंचकर इन तमाम बातों की तस्दीक कर चुका था। उसने टेलीफोन के जरिए शीबा से राब्ता कायम किया, फिर कहा, तुम मुझे आवाज से पहचान रही हो? अगर ना पहचान सको तो मेरे लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर दिमाग में चली आओ, हम चुपचाप गुफ्तगू करेंगे। कमांडो भाई, मैंने पहचान लिया, मैं ख्याल ख्वानी की जरूरत महसूस नहीं करती। जो कहना है फोन पर कह दो। कह दूंगा, पहले मोहब्बत का इजहार करो। यह क्या बकवास है? मोहब्बत पहले बकवास लगती है और जब हो जाए तो उसके सामने सारी दुनिया बकवास लगती है। मैंने सोचा तुम्हारे सामने आऊंगा तो शायद शर्म से मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी, फोन पर सामना नहीं होगा, दिल की बात भी हो जाएगी तो फिर क्या ख्याल है? अगर काम की बात नहीं करोगे तो मैं रिसीवर रख दूंगी। ऐसी गलती ना करना, फिर मैं तुम्हारी ख्वाबगाह में आ जाऊंगा। मेरे अंदर बोलने वाले कमांडो भाई ने पूरे यकीन दिलाया है, तुम सारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती हो मगर मुझे नहीं पहुंचाओगी। ये मेरे अंदर का कमांडो भाई किसी हद तक सच बोलता है। मैं और एक बार तुम्हारी ख्वाबगाह में आकर तस्दीक करना चाहता हूँ। तुम यहाँ नहीं आ सकते, दरवाजा अंदर से बंद होगा। मैं आला हुक्काम से शिकायत करूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम आला हुक्काम से शिकायत करना चाहती हो और हमारे ये हुक्काम जो फैसले करते हैं वो समझ में नहीं आते। उन्होंने कल जो फैसला किया था उसे आज बदल दिया। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, मोहतरम असफंदियार को मुल्क बदर कर दिया गया था। उन्हें दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज ये हुक्म वापस ले लिया गया है। वो यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। शिवा ने घबराकर रिसीवर रख दिया। दूसरी तरफ कमांडो वाई ने हेलो हेलो कहकर उसे मुखातिब किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने भी रिसीवर रख दिया। उसके अंदर दूसरा कमांडो वाई कह रहा था, मैं पहले ही कह चुका हूँ, वसफंदियार का नाम सुनकर घबरा जाएगी और मैं ये भी कह चुका हूँ कि वो तुम्हें दिमागी झटके नहीं पहुंचाएगी। जाओ, उसकी ख्वाबगाह में जाओ। वह तसव्वुर में शिबा का हुस्न और उसका सरापा देखने लगा। शायद उसके अंदर बैठा हुआ दूसरा कमांडो वाई उसके तसव्वुर में उसकी झलकियां दिखा रहा था, उसे ललचा रहा था। औरत ख्वाब में आकर बुलाए तो आदमी नींद की हालत में वहां तक जाना चाहता है, जबकि कमांडो वाई की जागती हुई आंखों के सामने शिबा का तसव्वुर बुला रहा था। वो कुशां कुशां उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे तक पहुंच गया। शिबा ने उसे कह दिया था वो आएगा तो ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद होगा और वो आला हुक्काम से उसकी शिकायत करेगी। उसने देखा 2 लेडी बॉडीगार्ड्स वहां खड़ी हुई थीं। कमांडो वाई को देखते ही टेंशन हो गई। उसने पूछा, क्या शिबा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि मुझे अंदर ना जाने दिया जाए? उनमें से एक ने कहा, नो सर, ऐसा कोई हुक्म नहीं, आप जा सकते हैं। वो दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसका ख्याल था वो अंदर से बंद होगा, लेकिन हैंडल पर हाथ रखकर उसने हल्का सा दबाव डाला तो दरवाजा खुलता चला गया। बड़ी सी शाहाना तर्ज की ख्वाबगाह में एक शाहाना तर्ज का पलंग था, जिस पर शिबा अपने हुस्न शबाब की जलवा सामानियों के साथ कलो पतरा के अंदाज में लेटी हुई थी। उसे देखते ही करवट बदल कर बोली, मैंने तुमसे कहा था यहाँ ना आना, पछताओगे, मगर तुम कमांडो एक्स का अंजाम भूल चुके हो। कमांडो भाई ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर कहा, इश्क ऐसी बला है जो सारी दुनिया भुला देता है और तुम मुझे एक शख्स के अंजाम को भूल जाने का ताना दे रही हो। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। शिबा ने कहा, तुम अपने फरार का रास्ता खुद बंद कर रहे हो, अच्छी तरह सोच लो, बाहर से कोई मदद नहीं पहुंचेगी। उसने पलटकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे अंदर का कमांडो भाई कह रहे हैं तुम मुझे दिमागी झटके नहीं पहुंचा सकोगी, अपने दिल से मजबूर हो।
वो करीब आ गया। शीबा ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुबह तुमने कलाई पकड़ी थी, मैं छुड़ा ना सकी, अब इस कलाई को छू भी नहीं सकोगे। उसने सोचती हुई नजरों से शीबा को देखा, जरा तशवीश में मुब्तला हुआ। फिर अपने अंदर दूसरे कमांडो वाई की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मर्द होकर औरत से डरते हो, जबकि मैं कह चुका हूं वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। साफ तौर पर सुनना चाहते हो तो सुन लो, ये जो शीबा तुम्हारे सामने लेटी हुई है ये डमी है, असली नहीं है। उसने परेशान होकर सोच के जरिए पूछा, मैं कैसे यकीन कर लूं? उसे जवाब मिला, क्या तुमने इसे आजमाया नहीं था? तुमने उसकी कलाई पकड़ी थी और ये कुछ ना कर सकी, ना अपना हाथ छुड़ा सकी, ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकी। हालांकि इससे पहले इसने कमांडो एक्स को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तुम इस पहलू पर गौर करो कि शीबा की टेलीपैथी ने नहीं, आमना की जंगजू सलाहियतों ने नुकसान पहुंचाया था। मुझे अच्छी तरह याद है कमांडो एक्स के दिमाग को झटके भी लगे थे। हाँ, वो दिमागी झटके शीबा ने नहीं, फरहाद ने पहुंचाए थे। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, फरहाद की अलख्वानी के जरिए यहां नहीं आएगा, तुम आजमा कर देख लो। शीबा पलंग पर लेटी हुई थी, उठकर बैठ गई। फिर इसी तरह अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, तुम सोच में पड़ गए हो? शायद मेरी कलाई को किसी नए अंदाज से पकड़ना चाहते हो, जबकि पकड़ना तो दूर की बात है, मैं कह चुकी हूं, सिर्फ छू कर दिखा दो। उसने मुट्ठियां भींच लीं, घूर कर उसे देखा। अपना एक हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे और आगे बढ़कर कलाई थामने की हसरत रह गई। वो उसे छू भी ना सका। यकबारगी हलक से चीख निकली। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया, फिर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया था। उसे यूं लग रहा था जैसे खोपड़ी के अंदर जलजला आ गया हो। उसका सारा वजूद लरज रहा था। बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेडी बॉडी गार्ड्स पूछ रही थी, क्या बात है मिस्टर कमांडो भाई, दरवाजा खोलिए। शीबा ने कहा, इसने खुद अपने हाथों से दरवाजा बंद किया, अगर ये खोलकर बाहर जाना चाहे तो मुझे एतराज नहीं है। वह अब तक दोनों हाथों से सर थामे फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने तकलीफ से कराते हुए जरा सर को उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर वहां से उठने की कोशिश करने लगा। उसके अंदर फिर एक आवाज उभरी, मैं तुम्हारा हमजाद कमांडो भाई बोल रहा हूं, मैदान ना छोड़ो। वह झुंझलाकर बोला, तुम बकवास करते हो, अभी तुमने कहा था ये मुझे दिमागी झटके नहीं पहुंचाएगी, अब कैसे पहुंचा रही है? तुम झूठे हो, मकार हो, पता नहीं कौन सी बला हो। मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? क्यों मुझे बहकाकर यहां तक ले आई? तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूं, अभी इंतकाम लेता हूं। तुम शीबा को देखो, यकबारगी चीखेगी, पलंग से नीचे गिरेगी और तुम्हारे पास आएगी। वो खुद को नादीदा कुवत कहने वाला आर्मरवुड का भाई शार्परवुड होगा या हार्परवुड, वो जो कोई भी था, एक बात भूल गया था कि जिस तरह वो चुपचाप किसी के दिमाग में पहुंचकर मेरी और शीबा की बातें सुन लेता है, उसी तरह शीबा भी कमांडो वाई के दिमाग में पहुंचकर उसकी बातें सुन रही होगी। वाकई वो सुन रही थी। दूसरे लम्हे उसने पालती मारकर आराम से बैठते हुए सांस रोक ली। कमांडो वाई सर उठाकर उसे देख रहा था। शायद वो अभी चीख मारकर गिरेगी, पलंग से नीचे आएगी और उसके पास पहुंच जाएगी, फिर उससे मुआफिया मांगेगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। वो चुपचाप बैठी हुई थी। वो उठकर खड़ा हो गया, गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए बोला, अबे ओ मेरे अंदर बोलने वाले, कहाँ हो तुम? शीबा कहाँ चीख रही है, कहाँ गिर रही है, कहाँ मेरे करीब आ रही है? तुम झूठे हो, फ्रॉड हो। शीबा सांस रोके बैठी हुई थी, फिर उसने सांस ली। फौरन ही कमांडो वाई के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारे अंदर का दूसरा कमांडो वाई बोल रहा हूं। मैं जिस शख्स के अंदर जाता हूं उसी की शख्सियत इख्तियार कर लेता हूं। तुम मुझे झूठा और फ्रॉड कह रहे हो, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये कहते ही उसने फिर एक जबरदस्त दिमागी झटका पहुंचाया। वो एक बार की चीख मारकर उछला, फिर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। शीबा ने फौरन ही सांस रोक ली थी। वो जानती थी कमांडो वाई बनकर आने वाला उसके दिमाग में दोबारा पहुंचने की कोशिश करेगा और नाकाम होगा। उधर कमांडो वाई फर्श पर लुढ़कता हुआ, तकलीफ से कराहता हुआ बड़ी मुश्किलों से दरवाजे तक पहुंचा, फिर दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा हुआ। अपने हाथों से चिटकनी गिराई, दरवाजे को खोला। लेडी बॉडीगार्ड्स ने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या हो गया? शीबा ने कहा, इश्क हो गया है, इसे अपनी मर्जी से आने दो, अपनी मर्जी से जाने दो। ये कहते उसने फिर सांस रोक ली। वो उस पुरस्कार शख्स को दिमाग में आने का मौका नहीं देना चाहती थी। कमांडो वाई पर यह साबित करना चाहती थी कि उसके अंदर आने वाला शख्स शीबा को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो देख रही थी, खुले हुए दरवाजे से कमांडो वाई लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए कहा, मेरे दिमाग में आने और मुझे दिमागी झटके पहुंचाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम तीनों भाइयों की लाडली बहन जो की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, लिहाजा बुजदिलों की तरह छुपकर दिमागी झटके पहुंचाने की हमाकत ना करना। शीबा सांस लेती रही और बार बार सोच के जरिए ये कहती रही। फिर उसे यकीन आ गया कि उसके दिमाग में चुपचाप आने वाला उसकी धमकी को सुन चुका है, उसे दिमागी झटका नहीं पहुंचाएगा। वह पलंग से उतरकर दरवाजे के पास आई, उसे अंदर से बंद किया, फिर वापस आकर बिस्तर पर आराम से लेट गई। उसने आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश की, क्या शार्परवुड या हार्परवुड उसके अंदर मौजूद हैं। वो थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर उसने आर्मरवुड को मुखातिब किया। उसने पूछा, कौन? फरहाद, मैं शीबा बोल रही हूँ। तुम्हारे भाई जितनी तेजी दिखा रहे हैं उतनी ही तेजी से मुंह के बल गिरेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? हमसे छेड़ करने वाला कभी सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सका, बल्कि उसकी जिंदगी मुख्तसर होती चली गई। तुम्हारे दोनों भाई अपने हाथों अपनी जिंदगी की मियाद कम करते जा रहे हैं। क्या मेरे भाइयों ने ख्यालख्वानी शुरू कर दी? तुम इब्तदा की बात कर रहे हो, वो इंतहा कर रहे हैं।
पहली गलती तुमने ही की, उस पाताल दुनिया में सबसे पहले सोनिया को अपना कैदी बनाया। इसके बाद फरहाद को वहां बुलाया। तुमने जो सुना था उसे आंखों से अच्छी तरह देख लिया कि तुम्हारे तिलिस्म से, तुम्हारे तनवीमी अमल से और तुम्हारे ट्रांसफार्मर सिस्टम वाली मशीनों से गुजरने के बावजूद सोनिया और फरहाद तुम्हारी असर से निकल गई। इसके बाद भी तुम लोगों को अकल नहीं आई। तुम्हारे भाइयों ने पोमी को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके रास्ते की रुकावटें बनते जा रही हैं। फिर वो तिल अबैब में आकर मुझे परेशान कर रही हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि मैं असल शीबा नहीं हूं और ये बेचारे जिंदगी भर साबित नहीं कर सकेंगे। जब तुम्हें यकीन है तो शिकायत किस बात की कर रही हो? शिकायत नहीं, वार्निंग दे रही हूं। पता नहीं ये वार्निंग तुम्हारे भाई सुन रहे हैं या नहीं। तुम्हें सुन लेना चाहिए। अगर हमारी एक भी साथी को तुम्हारी टेलीपैथी से नुकसान पहुंचा तो जो जिंदा नहीं रहेगी। तुम टेलीपैथी जानने के बावजूद हमारे मुकाबले में कमजोर हो, हमसे बच नहीं पाओगे। तुम्हारे भाई पुरस्कार बनने की इंतहाई कोशिशें कर रहे हैं। उनकी ये खुशफहमी खाक में मिल जाएगी। हम बहुत जल्द उनके पास पहुंच जाएंगे। अगर वो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना तुम उन्हें सुना दो। क्या 1 मिनट के लिए मेरे दिमाग से जाओगी? मैं जा रही हूं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अपने भाइयों को समझा दो। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। जरा देर बाद ही उसे आर्मरवुड की आवाज सुनाई दी। हेलो शीबा, क्या तुम समझ गई हो कि मैंने तुम्हें दिमाग से जाने के लिए क्यों कहा था? ये बताने के लिए कि तुम अभी कहाँ हो। वो जरा परेशान हुई, फिर उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम फिलहाल दिमागी तौर पर तिल अबैब में मौजूद हो, लेकिन जिस्मानी तौर पर बाबा साहिब के इदारे में हो। तुम गलत समझ रहे हो। मैं वहीं हूं जहां तुम मुझे पा रहे हो। तुम लोगों ने जबरदस्त चक्कर डाल रखा है। तुम्हारा जिस्म बाबा साहिब के इदारे में है, दिमाग तिल अबैब में है। तुम्हारा नाम तिल अबैब में हो रहा है और तुम्हारा काम दुनिया के हर उस हिस्से में चल रहा है जहां तुम्हारे साथी मौजूद हैं। शीबा कुछ कहना चाहती थी। उसने कहा, पहले मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूं तुम इनकार करोगी। मैं ये बात दुनिया वालों पर और खुसूसन इसराइली हुक्काम पर साबित नहीं कर सकूंगा। अब जबकि फरहाद मेरे हाथ से निकल चुका है तो मैं उसे साबित करके दिखाऊंगा। मैं मालूम करना चाहती हूं तुम साबित कैसे करोगे? तुम लोग ये भूल रहे हो कि फरहाद को कई बार तनवीमी अमल के मरहलों से गुजारा गया है। जब वो पूरी तरह मामूल बन गया था तो उसके दिमाग से अहम राज मालूम किए गए थे। मैं सिर्फ चंद राजों का जिक्र कर रहा हूं। वह चुपचाप सुन रही थी और वो कह रहा था, फरहाद सुपर मास्टर के दिमाग तक पहुंच चुका है। वक्तन फवक्तन उसके अहम मंसूबों को मालूम करता रहता है। ये बात मैं किसी वक्त भी सुपर मास्टर को बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा भी इसमें मुफाद है। फरहाद की तरह मैं भी तो उसके दिमाग से बहुत कुछ मालूम कर रहा हूं। उसने जरा तवक्कुफ के बाद कहा, दूसरा अहम राज यह है कि असल शीबा अभी तक बाबा साहिब के दायरे में है। कमांडो एक्स ने जिसे अगवा किया था वह डमी शीबा थी। वह डमी तिल अबैब में मौजूद है। तुम और फरहाद वक्तन फवक्तन उसके दिमाग में मौजूद रहते हो और उसके जरिए ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करते हो। वहां के हुक्काम इस खुशफहमी में मुब्तला है कि उन्होंने असल शीबा को हासिल कर लिया है। मैं तिल अबैब में हूं। अगर डमी होती तो अब तक किसी न किसी की नजरों में आ जाती। ऐसा कई बार हुआ कि तुम्हें ख्याल ख्वानी करना थी मगर ना कर सकी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शीबा नहीं थी जिससे अभी गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं दूसरे लफ्जों में बैक वक्त दो अदद शीबा से गुफ्तगू कर रहा हूं। एक उससे जिसके दिमाग में हूं, चूंकि वह दिमागी तौर पर डमी शीबा की खोपड़ी में पहुंची हुई है, इसलिए मैं उस डमी के पास भी मौजूद हूं। वो फातिहाना अंदाज में जरा चुप रहा, फिर बोला, जब तक डमी के दिमाग में तुम्हारी सोच की लहरें नहीं होती उस वक्त तक वो एक आम सी औरत होती है। ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती। अगर ख्याल ख्वानी का मौका आता है तो बहाने करती है। हमने तुम्हारे मुतालिक भी बहुत कुछ मालूम किया है। जब तुम डमी के दिमाग में आती हो तो चुपचाप महसूस करने की कोशिश करती हो कि कोई वहां मौजूद है या नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई आता है तो महसूस कर लेती हो। तुमने बड़ी हद तक सांस रोक लेने की मशकें भी की हैं और ये मशकें अभी तक जारी हैं। तुमने फरहाद के दिमाग में रहकर उसे मामूल बनाकर बहुत कुछ मालूम कर लिया, लेकिन बाबा साहब के इदारे के मुतालिक मालूम नहीं कर सकोगे, क्योंकि फरहाद वहां के मुतालिक बहुत कम जानता है। हत्ता कि सोनिया भी वहां बहुत अरसा गुजारने के बावजूद अहम राजों से वाकिफ नहीं है। हाँ, ये दुरुस्त है। तुम भी वहां रहने के बावजूद बहुत कुछ नहीं जानती। सिर्फ शेख अल फारस अहम राजों से वाकिफ हैं। उनकी तरह उस इदारे के कुछ और बुजुर्ग अफराद भी राजदार होंगे। मैं और मेरे भाई वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तुम जनाब शेख अल फारिस के दिमाग तक क्यों नहीं पहुंचते? बहुत मुश्किल है। हम कोशिश कर चुके हैं। वो बज़ाहिर तुम सबको दिमाग में आने देते हैं, मगर उनके पास कुछ रूहानी अमल है जो उन्हें बाबा फरीद वास्ती से मिला है। जब भी कोई मनफी सोच होती है, वो उनकी रूह पर बोझ महसूस होती है, वो सांस रोक लेती हैं। मैं मानता हूँ बाबा साहिब का इदारा एक फौलादी किला है जिसके अंदर टेलीपैथी की आंखें भी झांक कर नहीं देख सकती। तुम्हें बताने से पहले ही हमें मालूम था। तुमने फरहाद को मामूल बनाने के बाद बहुत कुछ मालूम किया होगा। बाबा साहिब का इदारा एक फौलादी किला है। इसके बावजूद मजीद सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पहले हमारे दुश्मनों में कोई ऐसा नहीं था जो टेलीपैथी जानता हो। अब इसी नुक्ते नज़र से हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। तुम तीनों भाइयों में से कोई उस इदारे में नकब नहीं लगा सकेगा। शीबा, मुझे तुम पर हैरत है। भला वो क्यों? क्या तुम्हारे माँ बाप यहूदी नहीं हैं? ज़रूर हैं। क्या तुम्हें अपने मुल्क से, अपने कौम से, अपने मजहब से कोई लगाव नहीं? मेरा कितना गहरा लगाव है ये मैं जानती हूँ।
इस दावे के बावजूद तुम मुसलमानों के हाथों में खेल रही हो। मेरी माँ ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे हम मजहब लोगों, इसराइली आला अफसरान और आला हुक्काम ने यही बात कही है जो तुम कह रहे हो। मुझे मुसलमानों से नफरत दिलाने की इंतहाई कोशिशें की गईं। आइंदा भी ये कोशिशें मजीद इंतहा को पहुंचेगी मैं नहीं जानती। अभी बहक रही हूं या बाद में तुम लोगों की बातों से बहक जाऊंगी। फिलहाल मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैं अपने मजहब से, अपनी कौम से, अपने वतन से अलग नहीं हूं। ना मेरी ज़ात से किसी को नुकसान पहुंच रहा है। और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मैं मुसलमानों के हाथों में नहीं खेल रही हूं। उन्हें दोस्ती का जवाब दोस्ती से और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे रही हूं। मैं एहसान फरामोश कहलाना नहीं चाहती। वो जवाबन चुप रहा। शीबा ने कहा, असफंदियार को मुल्क बदर कर दिया गया था। पता नहीं उसने तुम 3 भाइयों से किन शराइत पर गठजोड़ किया है। एक शर्त तो साफ समझ में आ गई, तुम लोगों ने उसे फिर इसराइल पहुंचा दिया है। पता नहीं कैसी चालें चली गई हैं, ये तो बाद में मालूम होगा। एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या फरहाद की तरह असफंदियार भी वाकई खुद को रूह समझ रहा था और वो भी किसी तरह मामूल बना लिया गया था? हाँ, वो खुद को रूह समझ रहा था। हमारे पास एक ऐसा तनवीमी अमल करने वाला है जिसने मोहतरम जैसे आमिल को भी ट्रांस में लाकर अपना मामूल बनाया था। मोहतरम से हमारी शराइत यही थी कि पहले हम उसे मामूल बनाकर उसके दिल और दिमाग की हर ढकी छुपी बात को समझेंगे। इसके बाद भरोसा करेंगे और हमने वादा किया था कि बहुत जल्द उसे इसराइल वापस पहुंचा देंगे। इसका मतलब है मोहतरम को लाने के सिलसिले में तुम तीनों भाइयों ने यहाँ के आला हुक्काम तक रसाई हासिल की। उन हुक्काम को टेलीपैथी के जरिए फायदे पहुंचाने का वादा किया है। क्या यही बात है? ऐसी ही कुछ बात है, वरना इतनी जल्दी मोहतरम को मुल्क में वापस आने की इजाजत न दी जाती। असफंदियार एक पिटा हुआ मोहरा है, उससे तुम्हें क्या फायदा हासिल होगा? हम फायदा हासिल किए बगैर किसी के काम नहीं आते। हमें पाताल दुनिया में एक और तनवीमी अमल जानने वाले की जरूरत थी, लिहाजा हमने असफंदियार की खिदमत हासिल की। अब वो हमारा मोहरा बनकर इसराइल में रहेगा। हम कभी कभी टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल किए बगैर उसके जरिए बहुत कुछ कर सकेंगे। अपने उस मोहरे से कह दो कि मुझसे दूर रहे, वरना उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथियों को जानी नुकसान ना पहुंचाएं। अगर तुमने मेरी बहन को या असफंदियार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अब मैं जा रहा हूं, मेरे पास ना आना, मुझे आराम करने दो। वह चुप हो गया। शायद चला गया था या चुपचाप दिमाग में मौजूद था। ये मालूम करने के लिए शीबा दिमागी तौर पर हाजिर हुई। अपने दिमाग के अंदर महसूस करने की कोशिश की, मगर पराई सोच की लहरें महसूस नहीं हुई। अगर होती तो वह बेख्तियार सांस रोक लेती। उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज की और पोमी के पास पहुंच गई। ये वो वक्त था जब पोमी हादसे का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गई थी। मैंने सोनिया को उसकी तरफ रवाना कर दिया था। इसके बाद ख्याल ख्वानी के जरिए शीबा की खबर ले रहा था। जब उसने पोमी को अस्पताल में देखा तो फौरन मेरे पास पहुंची। कहने लगी, मैं बड़ी देर से तुम्हें दिमाग में महसूस करती रही हूँ। शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किन हालात से गुजरती आ रही हूँ। मुझे तुम्हारे हालात भी मालूम हुए और ये भी मालूम हुआ कि तुम पोमी के पास से आ रही हो। फरहाद, हम दोनों पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती हैं। बाबा साहब के इदारे में आला बीबी योगा की मशकों से गुजर रही है। ये सोनिया और पोमी के लिए भी लाजमी हो गया है, वरना टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन उन दोनों को हमारी कमजोरियां बनाकर रखेंगे। तुम दुरुस्त कहती हो, सोनिया वहां पहुंचने ही वाली है। चलो हम भी चलते हैं। हमें इस मामले में उन्हें कायल करना चाहिए। मेरी बात खत्म होते ही माँ जी कमरे में आई। उन्होंने कहा, बेटे वो अचानक बीमार पड़ गए हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, कौन? स्वामी जी की बात कर रही हूँ। किसी ने दिमागी तौर पर परेशान किया है। वो जहनी मरीज बनकर रह गई हैं। क्या आपने फ़ोन के जरिए रब्ता कायम किया था? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। वह मेरे साथ जो सलूक कर चुके हैं उस पर पछता रहे हैं। कहते हैं मैं आनंद के साथ आ जाऊं। वो उसके बाप होने का ऐलान करेंगे। अगर स्वामी जी अपने बात के धनी हैं तो पहले आनंद को ले जाना जरूरी नहीं। वो पहले ऐलान करें, उसके बाद आनंद उनके पास आएगा। ये बात उनसे कह चुकी हूं, लेकिन वो कहते हैं मुझे एक बीवी की हैसियत से उन पर भरोसा करना चाहिए। वो धोखा नहीं देंगे। उनकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसे वक्त उनके पास रहकर खिदमत करना मेरा फर्ज है। बेशक आपका फर्ज है, आप जरूर जाएं। हम यहाँ से आपकी हिफाजत करते रहेंगे, लेकिन अभी आनंद का जाना मुनासिब नहीं। क्या हर्ज है बेटे? वो बाप होने का ऐलान करना चाहते हैं। मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आप उनकी चालाकियों को समझते हुए भी समझना नहीं चाहती। अगर वो पहले ऐलान करेंगे तो दुनिया वालों के सामने और ख़ुसूसन अपने हज़ारों अकीदतमंदों के सामने मजबूर हो जाएंगे। फिर बेटे के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकेंगे। आनंद को कुछ होगा तो उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर आप आनंद को ले जाएंगी और बाद में ऐलान कराएंगी तो यकीन करें वह ऐलान से पहले ही साजिश करेंगे। आनंद आपके हाथ से निकल जाएगा, खुदा न खास्ता उसे जानी नुकसान भी पहुंच सकता है। वो सोच में पड़ गई। मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। उनके दिमाग में एक सोच की लहर कह रही थी, नीलमा दासी। मैं तुम्हारे अंदर एक और नीलमा दासी बोल रही हूँ। मैं जिसके अंदर जाती हूँ उसी का नाम, उसी की शख्सियत इख्तियार कर लेती हूँ। मैं यकीन दिलाती हूँ आनंद को हल्की सी खराश भी नहीं आएगी। वो हीरा स्वामी की तमाम दौलत का मालिक होगा। उसे हीरा स्वामी का नाम बाप की हैसियत से मिलेगा। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं। 2 घंटे के अंदर हीरा स्वामी मुख्तलिफ जराए से आनंद को बेटा तस्लीम कर लेगा। उसका यह ऐलान तुम सबके कानों तक पहुंचेगा। इसके बाद कोई अंदेशा नहीं रहेगा। फरहाद तुम्हें डरा रहा है।
तुम मियाँ बीवी और बेटे को एक जगह नहीं देख सकता, आखिर मुसलमान है। माँ कहने से आदमी का मजहब और उसकी नीयत नहीं बदल जाती। माँ जी ये बातें सुन रही थीं और चोर नजरों से मुझे देखती जा रही थीं। मैंने कहा, मैं आपके अंदर होने वाली कश्मकश को समझ रहा हूँ, उस नादीदा कुव्वत की बातें भी सुन रहा हूँ। आप अपने तौर पर फैसला करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन पहले ऐलान हो जाए, फिर आप आनंद को लेकर ज़रूर चली जाएं। मैं तुम्हारी बात रखूंगी, पहले ऐलान सुनूंगी, उसके बाद जाऊंगी। वो कमरे से चली गई। मैं और शीबा पोमी के पास पहुंच गए। सोनिया वहां आ चुकी थी। हम चारों ने मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की। हम समझ रहे थे वो तीनों भाई हमारे दरमियान मौजूद होंगे, मगर हम क्या कर सकते थे। वो जब चाहते थे हमारे दरमियान पहुंच जाते थे। हम उन दो भाइयों को तलाश नहीं कर सकते थे। रेड पावर के बॉस ने अपने आदमियों को उस बंगले में भेजा था जहां पोमी जोजो के साथ गई थी। वहां अच्छी तरह तलाशी ली गई थी, लेकिन ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई जो हमें शार्पर वुड या हार्पर वुड तक पहुंचा सकती। रेड पावर का बॉस अपनी कोशिशों में मसरूफ था। मुख्तलिफ जराए से मालूम करना चाहता था कि आर्मर वुड, जो फ्रूट जूस फैक्ट्री का मालिक है, उसके और कौन कौन से कारोबार हैं। उसके खानदान के तमाम अफराद के नाम और पते ठिकाने किस तरह हासिल हो सकते हैं। बहरहाल अब इस मामले में कामयाबी नहीं हुई थी। सोनिया ने कहा, मेरे और पौमी के साथ बैठकर कोई भी मंसूबा बनाना दानिशमंदी नहीं है। हमारे मेहरबान हमारे दरमियान मौजूद हैं, लिहाजा तुम्हें और शीबा को जो करना है चुपचाप कर गुजरो। शीबा ने मेरी सोच के जरिए कहा, यह अच्छा ही हुआ कि हमने अपना मंसूबा पेश नहीं किया। हम चुपचाप उन्हें बाबा साहब के इदारे में पहुंचा देंगे, दुश्मनों से छुपाने की कोशिश करेंगे ताकि वो रुकावटें पैदा न करें। यह कहते कहते उसने सांस रोक ली, मेरे दिमाग से चली गई। मैंने अचानक पराई सोच की लहर महसूस की। शीबा कह रही थी, पता नहीं मेरी सांस रुक गई थी। मैंने हजारों मील दूर बैठी हुई शीबा के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो मुझे महसूस करके बोली, क्या तुम हो? हाँ मैं हूं। मैंने पराई सोच की लहर महसूस की और तुम्हारे दिमाग से निकल आई, क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शार्पर या मिस्टर हार्पर, तुम शीबा बनकर अभी मेरे दिमाग में पहुंचे हो। तुम लोगों से ऐसी नादानी की तवक्को नहीं थी। मैं और शीबा एक दूसरे के दिमाग में हैं, तुम लोगों से धोखा नहीं खा सकते। अब बताओ, शराफत से जा रही हो या सांस रोक लूं? पराई सोच की लहर निकल गई। अजब तमाशा था, हमारी मुश्किलात बढ़ रही थीं। मुझे और शिवा को हर लम्हा मोहतात रहना था। वो अपने दिमाग में मेरा लबो लहजा सुनकर यही समझती कि मैं बोल रहा हूं। इसी तरह मैं उसका लबो लहजा सुनकर धोखा खा सकता था। यूं हमारी खुशफहमी या गलतफहमी से दुश्मन फायदा उठाने वाले थे। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर मुखातिब किया, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? सुन रही हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं फरहाद बोल रहा हूं? वो एकदम से चौंक गई, फिर बोली, मैं धोखा भी खा सकती हूँ। दुश्मन के फरेब से बचने का एक ही रास्ता है, जब भी मेरी आवाज़ या लबो लहजा सुनो तो जवाबन ख्याल ख्वानी के जरिए मेरे पास पहुंचकर मालूम कर लो कि मैंने ही मुखातिब किया है या नहीं। यह अच्छी तदबीर है। इसी तरह मैं भी तुम्हारा लबो लहजा सुनकर तुम्हारे पास आया करूंगा और तस्दीक कर लिया करूंगा। मैं सोनिया के पास आ गया। थोड़ी देर तक खामोश रहा। ये देखना चाहता था कोई फरहाद बनकर उसे कुछ कह रहा है या नहीं। फिर मैंने उसे मुखातिब किया और कहा, वो तुम्हारे या पोमी के दिमाग में हमेशा मौजूद रहेंगे ताकि हमारे मंसूबों के मुतालिक उन्हें कुछ ना कुछ मालूम होता रहे। अगर वो अभी मौजूद हैं तो उनके सामने ही अपना आइंदा का मंसूबा पेश कर रहा हूँ। आइंदा तुम और पोमी हमारे किसी काम नहीं आओगी, ना ही बाबा साहब के इदारे में जाओगी। तुम दोनों आज से आज़ाद हो, अपने तौर पर कुछ भी करती रहो, लेकिन हमसे कोई राब्ता न रखो। ना ही हम ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारी खबर लिया करेंगे। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। क्या तुम इस सिलसिले में कुछ कहना चाहोगी? जब तुमने पहला और आखिरी फैसला सुना ही दिया तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं और पोमी किसी के मोहताज नहीं है। तुम हमसे राब्ता ख़त्म कर सकते हो। मैंने खुदा हाफिज कहा और राब्ता ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद ही मुझे अपने अंदर मेरी अपनी सोच सुनाई दी। वो कह रही थी, मैं नादीदा कुव्वत हूँ, तुम हमें इस कदर अहमक क्यों समझते हो? मैं स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद ही समझता हूँ। अगर तुम अहमक हो तो अहमक ही समझना चाहिए, काम की बात करो। उसने मेरे लबो लहजे में कहा, यह मानने वाली बात नहीं है कि तुम सोनिया और पोमी से राब्ता ख़त्म करोगे। तुम कोई गहरी चाल चल रहे हो, यही कहने आए हो। मैं बराबर सोनिया और पौमी के पास मौजूद रहूंगा, देखूंगा तुम कब तक राब्ता कायम नहीं करते। मैंने कहका लगाया, फिर चुप हो गया। मेरे इस कहके ने उसे उलझा दिया। अगरचे उसने उलझन का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी खामोशी बता रही थी वो सोच में पड़ गया है। मैंने पूछा, क्या मेरे दिमाग में ही रहकर सोचते रहोगे या बाहर जाने की जहमत करोगे? वह फौरन चला गया। मैं फिर सोनिया के पास आ गया। उससे कह चुका था राब्ता कायम नहीं करूंगा, लिहाजा उसे मुखातिब नहीं किया, खामोशी इख्तियार की, जिसके नतीजे में मेरा ही लबो लहजा सुनाई दिया। वो कह रहा था, सोनिया मैं फरहाद हूँ, चुपचाप आया हूँ। मुझे यकीन है वो नादीदा कुव्वत अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं है। सोनिया ने पूछा, तुम्हें यकीन कैसे हो गया? मैंने आखिरी फैसला सुनाने के बाद बहुत देर तक खामोशी इख्तियार की थी। मैं जानता था वो मौजूद होगा तो जरूर जवाबन कुछ कहेगा। इतनी लंबी बातें न करो, फरहाद हो तो बताओ तुम मुझसे किस तरह मोहब्बत का इजहार करते हो? वो जरा गड़बड़ाया, चुप हुआ। यकीनन उसकी सोच के जरिए मालूम कर रहा होगा कि फरहाद किस तरह मोहब्बत का इजहार करता है। फिर उसने कहा, भाई मोहब्बत के इजहार के लिए कोई मखसूस जुमले तो नहीं होते। दिल जिस मूड में होता है जुबान उसी मूड में गुफ्तगू करती है।
इतना बता दो कि फरहाद तमाम साथी औरतों के मुकाबले में मुझे क्या दर्जा देता है। मैं फरहाद हूं और अपने दिल की बात अच्छी तरह जानता हूं। मैंने अपनी तमाम साथी औरतों से ज्यादा ऊंचा मुकाम तुम्हें दिया है। उल्लू के पट्टे मेरे दिमाग से चले जाओ, तुम फरहाद नहीं हो। एकदम से खामोशी छा गई। शायद वो चला गया था या ढीठ बनकर वहीं मौजूद होगा। हकीकत यह थी कि सोनिया ने कभी अपना मुकाम नहीं पूछा, ना ही मैंने उसे बताया था। उसे अपने आप पर भरपूर एतमाद था। वो जानती थी फरहाद अव्वल उसका है, आखिर उसका है। फिर बाबा फरीद वास्ती की पेशन गोई ने उसके एतमाद को और ज्यादा मुस्तहकम कर दिया था। मैंने पौमी के पास पहुंचकर देखा, वहां फिर अपना लबो लहजा सुनाई दिया। मेरे पहुंचते उसकी बात खत्म हो गई थी। अब पौमी कह रही थी, फरहाद अभी सोनिया ने मुझसे कहा था कि तुम हमसे किसी तरह भी राब्ता कायम नहीं करोगे, फिर कैसे आ गए? मेरे लबो लहजे में कहा गया, वो तो मैं ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मनों को फरेब देना चाहता था। मुझे यकीन है उनमें से कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं है, इसलिए चुपचाप आ गया हूं। आए हो तो मेरी जुबान से गुफ्तगू करो ताकि सोनिया भी सुनती रहे। मैं जो कहने आया हूं उसका ताल्लुक हम दोनों से है। सोनिया को हमारे मामलात में शरीक ना करो। उसने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, तुम्हें हर हाल में अपने पास बुलाऊंगा। इसीलिए सोनिया को यहां से टालकर अब तुम्हारे पास से दूसरी जगह भेज दूंगा। तुम सीधी मेरे पास चली आना। वो खुश होकर बोली, ओ फरहाद, तुम मुझे किस कदर चाहते हो? यानी सोनिया से ज्यादा अहमियत दे रहे हो, उसे टरखा रहे हो, मुझे बुला रहे हो। मुझे खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ लेना चाहिए। तुमने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया है। क्या मैं और खुशी का इजहार करूं? अपनी खुशियों को महदूद नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें वो मुकाम दूंगा कि दुनिया सोनिया को भूल जाएगी। क्या तुमने अभी दूध पीना छोड़ा है? उसने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? गधे के बच्चे, तुम फरहाद नहीं हो, खामखा मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। वो मेरे लबो लहजे में झिलाकर बोला, मैं तुम्हें ऐसा दिमागी झटका पहुंचाऊंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तुम दिमागी अजियतें पहुंचा सकते हो मगर जान से नहीं मार सकते। तुम्हारी कमजोरियां भी फरहाद और शीबा के हाथ में है। तुम फजूल धमकियां देने से बाज आ जाओ। वो चुप हो गया। पोमी ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर कहा, तुम्हारा काम यही होना चाहिए। एक वफादार कुत्ता जिस तरह घर के दरवाजे से बंधा रहता है, अपने मालिक की तरफ मुंह उठाकर नहीं भौंकता है, उसी तरह तुम हमारे दिमाग के दरवाजे से बंधे रहो। हमारी तरफ मुंह उठाकर भौंकना चाहोगे तो पहचान लिए जाओगे। उसकी बात खत्म होते ही मैं पूरी तरह उसके दिमाग पर काबिज हो गया। मैं जानता था वैसी जिल्लत आमेज गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करेगा। टेलीपैथी जैसा नाकाबिले शिकस्त हथियार उसके हाथ आ गया था। यकीनन पोमी को सजा देगा और वाकई उसने एक जबरदस्त दिमागी झटका पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मैं उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी था। वो किसी तरह भी वहां पहुंचकर अजियत नहीं पहुंचा सकता था। मैं ढाल बना हुआ था। मैंने उसे बचा लिया, लेकिन दूसरे लम्हे सोनिया की चीख सुनाई दी। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, तड़प कर पीछे की तरफ उलट गई। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया और थारो तकलीफ से करा रही थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, बुज़दिल, मैं तुझे सिर्फ 5 सेकंड की मोहलत देता हूं। इसके बाद तुझे अपने भाई आर्मरवुड और अपनी बहन जोजो की आखिरी चीखें सुनाई देंगी। जवाब में सोनिया की कराहती हुई सोच ने कहा, आह, मैं सोनिया के अंदर दूसरी सोनिया बोल रही हूं। तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे 2 मोहरों को मार सकते हो, इसका मुझे दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हारे तमाम अहम मोहरों को खत्म कर सकता हूं। इसके बावजूद तुम्हें खत्म करने के लिए शीबा और फरहाद जिंदा रहेंगे। तंग आमद, बजंग आमद के मस्ताक, मैं भी अब मारने या मरने पर तुल गया हूं। मुझे भी अपने साथियों के खत्म होने का दुख जरूर पहुंचेगा, लेकिन मैं तुम सबको कुत्तों की मौत मारूंगा। क्योंकि तुम्हारी वजह से सोनिया एक बार चीखने पर मजबूर हो गई, लिहाजा इसके जवाब में अपने भाई आर्मरवुड की चीख सुनो, फौरन वहां पहुंचो। दूसरे लम्हे आर्मरवुड ने एक फलक शगाफ चीख मारी, फिर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने उसी के दिमाग में रहकर पूछा, अगर तुम अपने भाई को बचाने आए हो तो देर हो गई। जोजो को बचाने में देर ना करना, वहां पहुंचो। मैं जरा देर से जोजो के पास पहुंचा, फिर कहा, मैंने जानबूझकर ताखीर की है ताकि इस मासूम को मेरी जात से तकलीफ ना पहुंचे, और तुम इसकी निगरानी के लिए चले आओ। अब तुम दोनों में से एक जोजो के पास रहेगा और दूसरा आर्मरवुड के पास। अगर किसी ने उनके दिमाग से निकलकर हमारे साथियों के पास आने की कोशिश की तो हम एक दूसरे पर इसी तरह जवाबी हमले करते रहेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। फायदा किसी को हासिल नहीं होगा। अब मैं बाकी बातें आर्मरवुड के दिमाग में पहुंचकर करूंगा। वहां चले आओ। मैंने आर्मरवुड के पास पहुंचकर कहा, तुम लोग इसराइल में एक जबरदस्त बाजी शुरू कर रहे हो और उसे असफंदियार के जरिए खेलते रहोगे। क्या मैं इस बाजी के आगाज में ही असफंदियार को खत्म कर दूं? दूसरी तरफ से आर्मरवुड ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने भाइयों से कहो मेरी तमाम साथी औरतों से दूर रहें। मैं उनसे कह दूंगा वो पोमी, सोनिया, आला बीबी वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मर्दों की तरह मुकाबला करो। मैं वादा करता हूं जो आर्मरवुड और असफंदियार को बराह रास्त छेड़े बगैर तुम लोगों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां करता रहूंगा। आर्मरवुड ने कहा, हम भी वादा करते हैं तुम्हारी साथी औरतों को छेड़े बगैर तुम्हारे खिलाफ जरूरी इकदाम करते रहेंगे, लेकिन तुम ये ना समझना कि हम अपने वादे पर उस वक्त भी कायम रहेंगे जब मुझे या जोजो या असफंदियार को नुकसान पहुंचेगा। तुम यही बातें मेरी तरफ से भी नोट कर लो। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूं। मैंने दुश्मनों से कुछ मामला तय किए हैं। वो मेरी बात काट कर बोली, मैं कैसे यकीन करूं तुम फरहाद हो? यकीन करना जरूरी नहीं। मैं इतना समझाने आया हूं कि फिक्र और परेशानियों को दिमाग से निकाल दो। आराम से सोने की कोशिश करो।
क्या तुम्हारा दिमाग चल गया? अभी तो 8 बजे और सोने के लिए कह रहे हो। मैंने मशवरा दिया है, ज़रूरी नहीं है उस पर अमल करो, मैं जा रहा हूँ। ठहरो, तुमने कहा था राब्ता कायम नहीं करोगे। भाई मुझे दुश्मन समझ लो, मैं जा रहा हूँ। मैं उसकी सोच पढ़ने लगा। वो सोच रही थी ये फरहाद नहीं हो सकता। ख्वामखा उल्टा सीधा मशवरा दे रहा था। अभी 8 नहीं बजे और मुझे सो जाना चाहिए, जबकि इस मुहिमाती ज़िंदगी में सोने का मौका ही नहीं मिलता। वो सोच रही थी, मगर सोचने से क्या होता था। मैं चुपके चुपके दिमाग पर हावी होता रहा, उसके अंदर थकन पैदा करता रहा। थकन हो, कमजोरी हो, आराम तलबी हो, यह सब इंसान के अपने अंदर से पैदा होती है, और ये सब कुछ मैं उसके अंदर से उभार रहा था। नतीजा ये हुआ कि आधे घंटे बाद बिस्तर पर लेट गई, अंगड़ाई लेने लगी। फिर मैं उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन को थपकने लगा। मजीद 10 मिनट की कोशिशों के बाद वो सो गई। कोई दूसरी होती तो बड़ी आसानी से सुला देता, मगर वो बड़ी जिद्दी और कुव्वत इरादे की मालिक थी। मैं तो क्या, कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला भी उसे आसानी से ट्रैप नहीं कर सकता था। जब वो गहरी नींद में डूब गई तो मैंने उस पर तनवीमी अमल शुरू किया। मुझे यकीन था वो तीनों भाई सोनिया और पोमी के पास नहीं होंगे। बाद में इसकी तस्दीक हो गई, वो सब शिबा के पीछे पड़ गए थे। इसराइल में अपने महाज को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की फिक्र में लगे हुए थे। मैंने सोनिया को ट्रांस में लेकर अपनी मामूला बनाया। उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी कि जब वो तनवीमी नींद से बेदार होगी तो उसका जहन पहले से ज़्यादा हसास होगा। वो जागती रहे या ख्वाबीदा हालत में रहे, अपने दिमाग में कोई भी गैर मामूली बात होगी तो फौरन महसूस कर लेगी, और महसूस करते ही सांस रोक लेगी। मैं जानता था वो ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकेगी, लेकिन वो बेहतरीन फाइटर थी। हर फाइटर अपनी सांस को काबू में रखना जानते हैं। योगा के माहिरीन की तरह कई कई मिनट तक सांस नहीं रोक सकता, मगर सोनिया और पोमी ऐसी हालत में सांस लेने का वक्फा कर सकती थी। बार बार सांस लेकर बार बार वक्फे कर सकती थी। इस तरह वो टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों पर मुसलसल हमले नहीं कर सकते थे, उन्हें दिमागी अजियतें नहीं पहुंचा सकते थे। सोनिया के बाद मैंने पोमी पर भी यही अमल किया, उसे टेलीपैथी के जरिए सुलाया। फिर गहरी नींद में उसे मामूला बनाकर वही बातें दिमाग में नक्श कर दी। दोनों ने वादा किया कि वो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा हसास रहेंगी। सोते जागते कोई भी गैर मामूली बात होगी तो उसे महसूस करते ही सांस रोक लेंगी। ख्वाह उनके दिमाग में फरहाद और शीबा की ही सोच की लहरें क्यों ना आए, वो किसी को दिमाग में आने की इजाज़त नहीं देंगी। मैंने अपने इस तनवीमी अमल को 48 घंटे के लिए मुकर्रर किया। इतने अरसे तक कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उन्हें दिमागी तकलीफ में मुब्तला नहीं कर सकता था। वो दोनों तनवीमी नींद सो गईं। मैंने इत्मीनान की सांस ली। दुश्मन उन दोनों को मेरी कमजोरी बनाकर पेश नहीं कर सकते थे। अब मुझे मालूम करना था कि मेरी इन मसरूफियात के दौरान आर्मरवुड और उसके भाई सोनिया और पोमे के दिमागों में मौजूद तो नहीं थे। उनकी मौजूदगी सरासर नुकसान पहुंचा सकती थी। वह चुपचाप मेरे तनवीमी अमल की नफी कर सकते थे। मैंने आर्मरवुड के पास पहुंचकर देखा, वो ख्याल ख्वानी के जरिए तेल अबैब पहुंचा हुआ था। मुझे भी शीबा की हिफाजत के लिए वहां रहना चाहिए था, मगर सोनिया और पोमी को हर तरह महफूज करना चाहता था। आर्मरवुड की सोच से पता चला वो मेरे तनवीमी अमल के दौरान नहीं था। मैंने जोजो के दिमाग में आकर देखा, वो गहरी नींद में थी। पता चला उस पर तनवीमी अमल किया गया है और उसे मुख्तलिफ मशीनों से करवाया गया है। पता नहीं उसके साथ क्या कुछ किया गया था, वो नहीं जानती थी। मैं उसके लाशऊर में बैठकर बहुत कुछ मालूम कर सकता था, लेकिन जो फर्द तनवीमी अमल के जेर असर हो और गहरी नींद सो रहा हो, उसके दिमाग को ज्यादा कुरीदना नहीं चाहिए, वरना वह दिमागी मरीज बनकर रह जाते हैं। मैं जोजो को ख्वामखा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो एक मासूम लड़की थी, और जब तक हमें उसकी जात से कोई नुकसान ना पहुंचता वो हमारे लिए मासूम ही रहती। मेरा ख्याल है जिस तरह मैंने सोनिया और पोमी का तहफ़्फ़ुज़ किया था, उसी तरह दोनों भाई तनवीमी अमल और टेलीपैथी के जरिए जोजो का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। मैं शीबा के पास पहुंच गया। वो जिस महलनुमा बंगले में जिंदगी गुजार रही थी, वहां के बड़े से ड्राइंग रूम में चंद आला अफसरान बैठे हुए थे। उनमें कमांडो वाई भी था। शीबा उनसे जरा फासले पर एक शाहाना तर्ज की कुर्सी पर बैठी हुई थी। जहां बैठी हुई थी वहां से उन हाजरीन के चेहरों को बखूबी देख सकती थी और उनकी आवाज़ सुन सकती थी। उस वक्त कमांडो वाई हाजरीन को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मैं समझ नहीं सकता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कौन हमारे दिमागों में आता है और हमारा दोस्त बनकर यकीन दिलाता है कि वो फरहाद का दुश्मन है और उसके खिलाफ हमारा दोस्त बनकर रह सकता है। एक आला अफसर ने पूछा, इसमें ना समझने की क्या बात है। मैं उस नादीदा कुव्वत की बातों में आकर शीबा की ख्वाबगाह में गया था। उसने मुझे बहकाया कि ये मुझसे दिल ही दिल में मोहब्बत करती है, मुझे इसके सामने बेनकाब होना चाहिए। ये अपनी टेलीपैथी से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इसके बरक्स हुआ। मुझे शदीद जहनी झटकों से दो चार होना पड़ा। शीबा ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शीबा ने कहा, क्या तुमने मेरी ख्वाबगाह में आकर शरीफाना बर्ताव किया था। एक और आला अफसर ने कहा, शीबा, मेरे दिमाग में भी वो नादीदा कुव्वत बोलती है। उसने यकीन दिलाया है कि तुम ख्याल ख्वानी नहीं जानती हो। बाबा साहब के इदारे में 2 डमी शीबा तैयार की गई हैं। उनमें से एक तुम हो। हमें तुम्हारे जरिए धोखा दिया गया है। अगर मैं डमी हूं तो फिर ख्याल ख्वानी नहीं कर सकूंगी। जिसमें हौसला है वो मुझे चैलेंज करे और मेरी ख्याल ख्वानी का सामना करे। सबको चुप लग गई। एक दूसरे को देखने लगे किसमें हौसला हो सकता था कि वो उसे चैलेंज करता और दिमागी झटकों से 2-4 होता। शीबा ने कहा, वो नादीदा कुव्वत जो आप लोगों के दिमाग में आ रही है, खुद को पुरस्कार बनाने की कोशिश कर रही है। वो जिस हद तक बेनकाब हो चुकी है उसे मैं बयान करती हूँ। ये 5 भाई बहनों का एक खानदान है, जिसमें 3 भाई और 2 बहनें। बड़े भाई का नाम आर्मरवुड है।
ये लेडी रोजीना के फार्म के पीछे वाली पहाड़ी के दूसरी तरफ एक फ्रूट जूस फैक्ट्री का मालिक है और भी बहुत से कारोबार हैं उसके। दूसरे भाई का नाम शार्पर वुड और तीसरे का नाम हार्पर वुड है। ये दो भाई हमेशा गुमनामी की जिंदगी गुजारते रहे। इन्होंने साइंस के सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया है। ये दोनों बहुत तजुर्बाकार मैकेनिक हैं। इन्होंने तकरीबन 15 बरस से एक पाताल दुनिया में रहकर बहुत ही अहम मंसूबों पर काम शुरू किया। ये सारी दुनिया पर छा जाना चाहते थे। इसके लिए ये हर वो कुव्वत अपने अंदर समेट लेना चाहते थे जिसके जरिए सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकें, और वो इस मंसूबे पर कामयाब हो चुके हैं। अब ये सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। शीबा ने जरा चुप रहकर अपने सामने बैठे हुए अफराद को देखा। उनमें से एक ने सवाल किया, ये 15 बरस के अरसे में कैसे कामयाब हो गए? दूसरे ने सवाल किया, क्या ये पाताल दुनिया में रहकर टेलीपैथी का इल्म हासिल कर रहे थे? शीबा ने इनकार में सारी लाकर कहा, इन्होंने इतनी आसानी से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है कि दुनिया हैरान रह जाएगी। इन्होंने एक ट्रांसफार्मर सिस्टम की मशीन ईजाद की है। उस मशीन से दो अफराद को मुंसलिक किया जाता है। एक फर्द जो बेमिसाल साइंसदान है, उसकी तमाम साइंसी सलाहियतें उस मशीन से गुजरकर दूसरे फर्द के दिमाग में मुंतकिल हो जाती हैं। यानी वो साइंसदान जिसका कोई सानी नहीं होता, वो मशीन उसका एक और सानी पैदा कर देती है। कई अफसरों ने उसे बेयकीनी से देखा, इनकार में सर हिलाया, और कई ने जुबान से कहा, ओ नो, ये मुमकिन नहीं है। कैसी मशीन ईजाद हो सकती है? हो चुकी है। उन्होंने इस मशीन से फरहाद अली तैमूर को मुंसलिक किया था। दूसरी तरफ आर्मर वुड को मुंसलिक किया गया। फिर फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी की सलाहियतें उस मशीन से गुजरकर आर्मर वुड के दिमाग में ट्रांसफर हो गई थी। सबके मुंह हैरत से खुल गए थे। उसने कहा, अगरचे तीनों भाइयों ने हमसे दुश्मनी की है, मगर हम उनकी सलाहियतों को मानते हैं। हम क्या सारी दुनिया तस्लीम करेगी और उस मशीन को हासिल करने, उसके फार्मूले और प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश करेगी। बेशक उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। अगर ये मशीन आम हो गई और टेलीपैथी की क्लासों में पहुंच गई तो जवानों, बूढ़ों और बच्चों के दिमागों में इस इल्म को बासानी मुंतकिल किया जा सकेगा। एक ने कहा, यह ऐसी बात है जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। दूसरे ने उसकी तस्दीक की, जिसे अकल तस्लीम नहीं करते उसे ही साइंसदान तस्लीम कराती हैं। सारी दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिन्हें अकल तस्लीम नहीं करती थी, बाद में तस्लीम करने लगी। शीबा ने कहा, इसके लिए तीनों भाइयों की मिसालें काफ़ी हैं। इस वक्त भी वो ख्याल ख्वानी के जरिए तुम सबके दिमागों में मौजूद हैं। हाँ, हम मौजूद हैं। ये बात एक आला अफसर ने कही। दूसरे सोफे पर बैठे हुए एक अफसर ने कहा, हाँ, हम मौजूद हैं। तीसरी जानी बैठे हुए एक और अफसर ने कहा, हाँ, हम मौजूद हैं। इस तरह तीनों भाइयों ने तीन अफसरान की शख्सियत और उनका लबो लहजा इख्तियार करके अपनी मौजूदगी का इकरार कर लिया। फिर एक ने कहा, हम ख्याल ख्वानी के जरिए दिल और दिमाग में छुपी हुई बातों को बाहर लाते हैं। शीबा, तुम तस्लीम करो कि एक डमी हो। अभी तुम्हारे अंदर टेलीपैथी जानने वाली शीबा मौजूद है और वो तुम्हारी तरफ से बोल रही है। मेरे तस्लीम करने या ना करने से कुछ नहीं होता। तुम साबित कर दो, दुनिया तस्लीम कर लेगी। ये साबित करना हमारे लिए मुश्किल है, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं। शीबा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आप तमाम हजरात मेरे मुल्क के आला अफसरान हैं। आपकी मौजूदगी में मुझे चैलेंज किया जा रहा है। अब वो शख्स मुझे दिमागी झटका पहुंचाएगा तभी मैं यहाँ बैठूंगी, वरना जा रही हूँ। वो जाने लगी। कई अफसरान उठकर खड़े हो गए। एक ने कहा, मिस शीबा प्लीज रुक जाइए। वो जाते जाते रुक गई, पलट कर बोली, मैं इंतजार कर रही हूँ। वो मेरे दिमाग में आई, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहुंचाएगा तो उसे भी जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। फिर वो बच्चों की तरह क्यों चैलेंज करता है? दरवाजे पर असफंदयार की आवाज सुनाई दी। चैलेंज करने वाले बच्चे नहीं है, मगर तुम अभी तक बच्ची हो और हमारे दुश्मनों के हाथों में खेल रही हो। असफंदयार को देखते ही बाकी जो बैठे हुए थे वो खड़े हो गए। सबने सर झुका लिया, अपने सीने पर हाथ बांध लिए। असफंदयार ने अपना दाएं हाथ बुलंद किया जैसे उन सबके सरों पर साया कर रहा हो। फिर कहा, आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं। वो बैठ गए। दरवाजे पर मुसल्ला फौजी खड़े हुए थे। असफंदयार ने शीबा को घूर कर देखते हुए कहा, ये अफसरान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरे टेलीपैथी जाने वाले दोस्त फिलहाल तुम्हें डमी साबित नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं ये जुर्रतमंदाना कदम उठा रहा हूँ। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। शीबा और फरहाद को चैलेंज करता हूँ। उन्होंने मुझे इस मुल्क से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर वो अपनी डमी की जिंदगी चाहते हैं तो एतराफ़ कर लें कि हमें इस नकली शीबा के जरिए अब तक धोखा दिया जा रहा है। उसकी बात खत्म होते ही दरवाजे पर खड़े हुए एक फौजी अफसर ने हथकड़ी निकाली। हाथ बुलंद करके वो हथकड़ी शीबा को दिखाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। मोहतरम ने कहा, ये तमाम फौजी अपनी आवाज़ किसी को नहीं सुनाएंगे। हम तुम्हें गिरफ्तार करने के बाद सुबह तक इंतजार करेंगे। अगर ये इतराफ़ कर लिया गया कि तुम डमी हो तो हम तुम्हें बतौर यरगमाल अपने यहाँ कैद रखेंगे। हथकड़ी उठाकर लाने वाला अफसर मोहतरम के पीछे आकर रुक गया। मोहतरम ने कहा, हमने सुना है जनाब शेख अल-फारस बड़े बाइखलाक, बड़े ज़रफ़ वाले हैं। वो अपने इदारे के मामूली से मामूली तलबा और तालिबात की हर तरह हिफाजत करते हैं। ये डमी भी एक मामूली तालबा थी जिसे प्लास्टिक सर्जरी के जरिए शीबा का हमशक्ल बनाया गया। हमारा कमांडो एक्स धोखा खाकर इसे यहाँ ले आया और हम सब शीबा को पा लेने की खुशफहमी में मुब्तला रहे। अब यह देखना है कि जनाब शेख अल-फारस इस मामूली लड़की की हिफाजत किस तरह करते हैं। अगर वो ऐसा ना कर सके तो इसका मतलब होगा कि बाबा साहब के इदारे में कुर्बानी के बकरे और बकरियां पाली जाती हैं
और उन्हें इसी तरह कुर्बान करने के लिए दूसरे मुल्कों की सरहदों में पहुंचाया जाता है। असफंदयार ने पीछे खड़े हुए अफसर को इशारा किया ताकि वो आगे बढ़कर शीबा के हाथों में हथकड़ी पहना दे। मैंने अचानक ही कमांडो भाई के दिमाग पर काबिज होकर मुखातिब किया, रुक जाओ, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। आगे बढ़ने वाला अफसर रुक गया, सवालिया नजरों से मोहतरम को देखने लगा। असफंदयार ने एक हाथ उठाकर उस अफसर को जरा ठहर जाने का हुक्म दिया। मैंने कहा, यह शीबा है। जिस तरह आज तक मेरे हाथों में किसी ने हथकड़ी डालने की जरूरत नहीं की, उसी तरह शीबा हमारी पनाह में है। यह खुद अपनी हिफाजत कर सकती है, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं आखिरी बात कहता हूँ, हथकड़ियां जेब में रख ली जाएं और शीबा से फासला रखा जाए, वरना यहाँ ऐसे धमाके होंगे कि लोग हिरोशिमा और नागासाकी के धमाकों को भूल जाएंगे। उस बड़े से ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। वो बड़े ही सनसनीखेज लम्हात थे। मैंने कहा, अगर किसी ने यह साबित कर दिया कि यह शीबा नहीं एक डमी है, तो मैं असल शीबा को यहाँ पहुंचा दूंगा, जबकि असल तुम सबके सामने है। और अगर यह साबित ना हो सका कि यह डमी है, तो फिर असल शीबा को पहली फुर्सत में बाबा साहब के इदारे में पहुंचा दिया जाएगा। सब लोग कमांडो भाई को देख रहे थे, गोया मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, हमने अब तक शीबा की खातिर समझौता किया। हमने सोचा ये एक यहूदी लड़की है, इसका मुल्क इसराइल है, ये अपनी कौम में जाएगी, कुछ अरसा जिंदगी गुजारेगी, जब यहाँ से जाना चाहेगी तो हम बड़ी आसानी से निकाल ले जाएंगे। मालूम होता है इसे यहाँ से ले जाने का वक्त आ गया है, और ये वक्त तुम सबकी हमाकतों से आया है। असफंदयार ने कहा, फरहाद, कोई जारहाना कदम उठाने से पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम अपनी जुबान पर कायम रहोगे। अगर मैं इसे डमी साबित कर दूं तो असल शीबा को यहाँ पहुंचाओगे? मैंने कहा, हाँ, मैं अपनी जुबान का पाबंद हूँ। मोहतरम ने कहा, यह अफसर जो हथकड़ी लिए खड़ा है, इसने अपनी आवाज़ शीबा को नहीं सुनाई है, तुमने भी नहीं सुनी है। लेकिन दिमाग में पहुंचने का एक और रास्ता भी है। ये इल्म जानने वाला अपने मामूल की आंखों में झांकता है और आंखों के जरिए उसके दिमाग तक पहुंच जाता है, क्योंकि आंखें दिमाग की आकाश होती हैं। क्या ये शीबा इस अफसर की आंखों में झांक कर इसके दिमाग में पहुंच सकती है? मैं एकदम से गड़बड़ा गया। असफंदयार ने बड़ी ही तुरप चाल चली थी। वो डमी शीबा टेलीपैथी नहीं जानती थी, और हमारी शीबा जो उसके अंदर थी उसके जरिए अफसर की आंखों में नहीं झांक सकती थी। हम टेलीपैथी जानने वाले अपने मामूल की आंखों से नहीं, उसकी सोच के जरिए, उसकी दिमागी आंखों के जरिए दुनिया वालों को देखते हैं। शीबा अपनी डमी की दिमागी आंखों के जरिए और मैं कमांडो भाई की दिमागी आंखों के जरिए वहां बैठे हुए अफराद को देख रहा था। हम उनकी एक एक हरकतों को समझ सकते थे और टेलीपैथी के जरिए जवाबी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन बाकायदा अपने मामूल के जरिए किसी अजनबी की आंखों में झांक कर उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकते थे। शीबा घबराकर मेरे पास पहुंच गई। फरहाद, अब क्या होगा? सच तो यह है कि मैं भी परेशान हो गया था। ऐसी सिचुएशन कभी पैदा नहीं हुई थी। मैं अपनी जुबान का धनी हूं। मैंने दुश्मन से बहुत बड़ा वादा किया है। असल शीबा को उसके पास पहुंचा दूंगा, मगर शर्त यह है कि वो सामने खड़ी हुई शीबा को डमी साबित कर दे। उस कमबख्त ने बड़ी जहानत का सबूत दिया था, मुझे हर तरफ से जकड़ लिया था। उस डमी को चैलेंज कर रहा था कि वो गूंगे अफसर की आंखों में झांक कर उसके दिमाग में पहुंचकर खुद को असल शीबा साबित करे। यह मुमकिन नहीं था। वो खुद को असल साबित नहीं कर सकती थी। क्या मैं अपनी जुबान हार जाऊंगा? क्या मैं झूठा और वादा खिलाफ कहलाऊं, या अब असल शीबा को उनके हवाले कर दूं? मैंने असफंदयार को जुबान दी और फंस गया। ये बारहा आजमा चुका हूं। जब भी अपनी सलाहियतों पर, अपने मंसूबों पर, अपनी टेलीपैथी के इल्म पर नाज करता हूं तो जरूर ठोक कर खाता हूं। दरअसल आदमी जब बड़े गरूर से अपने मुतल्लिक सोचता है तो अपनी किसी न किसी कमजोरी को भूल जाता है। मैं भी चैलेंज करते वक्त भूल गया था कि डमी शीबा को आंखों में झांक कर किसी के दिमाग में पहुंचने के लिए कहा जाएगा, तब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी। वहां से ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। आर्मरवुड के दिमाग में पहुंचा। मैंने सोचा था जब ये तीनों भाई असफंदयार से मिलकर साजिश कर रहे हैं तो इन्होंने असफंदयार के जरिए इस फौजी अफसर की आवाज़ जरूर सुनी होगी। उसी वक्त असफंदयार ने फातिहाना अंदाज में तमाम अफसरान को देखते हुए कमांडो भाई से पूछा, क्यों मिस्टर फरहाद, अब खामोश क्यों हो? क्यों शीबा, तुम इस अफसर की आंखों में झांक कर इसके दिमाग में नहीं पहुंच सकती? मैं उसी लम्हे कमांडो भाई के दिमाग से निकलकर डमी शीबा के दिमाग में पहुंच गया। फिर उसकी जुबान से कहा, बेशक मैं इसकी आंखों में झांक कर इसके दिमाग तक पहुंच सकती हूँ। मोहतरम की पेशानी पर शिकने पड़ गई। उसने बेयकीनी से शीबा को देखा, फिर कहा, अगर ऐसा कर सको तो हम ये तमाशा जरूर देखेंगे। शीबा ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, मैं इस अफसर की आंखों में झांक कर इसके दिमाग में पहुंचकर इसे बोलने पर मजबूर करूंगी, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि मेरी कामयाबी को देखकर असफंदयार और इनके टेलीपैथी जानने वाले साथी कोई साजिश नहीं करेंगे, कोई मक्कारी नहीं दिखाएंगे? असफंदयार ने इधर से उधर जाते हुए अफसरान पर सरसरी नजर डालते हुए कहा, भला हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम मक्कारी दिखाएं या इनके खिलाफ साजिश करें? हम तो अपनी शीबा को चाहते हैं और यहाँ असल और नकल की तमीज़ करना चाहते हैं। बस ये साबित कर दे कि असल है, फिर हम इसे सर आंखों पर बिठाएंगे। मैं डमी के दिमाग पर पूरी तरह काबिज हो गया। वहाँ असल शीबा भी मौजूद थी। उसने आहिस्तगी से पूछा, फरहाद, तुम क्या करने जा रहे हो? चुपचाप देखती जाओ। मैं थोड़ी सी मोहलत हासिल करने के लिए एक चाल चल रहा हूँ। इसके बाद उसे असल शीबा साबित कर दूंगा। वो बेचारी मेरे ज़ेर असर रहकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस फौजी अफसर के सामने पहुंच गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। डमी ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा,
इस तरह उल्लू की तरह दीदे फाड़ कर ना देखो, अपनी आंखों में नरमी पैदा करो और मेरी आंखों में झांकते रहो। उसने उसकी हदायत पर अमल किया और आंखों में झांकने लगा। तमाम हाजरीन बड़ी तवज्जो से शीबा को देख रहे थे। असफंदयार को यकीन था कि यह खुद को असल साबित नहीं कर सकेगी। वह मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक ही वो हुआ जिसकी वह तवक्को नहीं कर सकते थे। यकबारगी डमी शीबा ने फलक शगाफ चीख मारी। इसके बाद लड़खड़ाए हुए पीछे आकर शहाना तर्ज की कुर्सी पर गिर पड़ी। सिर्फ गिरने पर ही बस नहीं किया, वहां से लुढ़कती हुई फर्श पर आई, दोनों हाथों से सर को थाम रखा था और इनकार के अंदाज में सर को हिलाते हुए कह रही थी, नहीं नहीं, यह साजिश है, यह मक्कारी है। असफंदयार, मैंने तुम्हारे जैसा मक्कार आज तक नहीं देखा। तुम्हारी वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले ये साबित करना चाहते हैं कि मैं डमी हूं। अभी उनमें से एक ने मेरे दिमाग को शदीद झटका पहुंचा है। ओ गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो कह रही थी और फर्श पर तड़प रही थी। मैंने शीबा से कहा, अब तुम इसके दिमाग में मौजूद रहो ताकि मैं दूसरों के जरिए कुछ बोल सकूं। शीबा फौरन ही उसके दिमाग पर काबिज हो गई ताकि इसी तरह तड़पने और तकलीफ में मुब्तला रहने की एक्टिंग कर सके। असफंदयार हैरानी से जरा पीछे हट गया था। वो कह रहा था, यह झूठ है, मेरे टेलीपैथी जानने वाले दोस्तों ने ऐसा नहीं किया है। फिर यह कि असल शीबा सांस रोक सकती है, इसके दिमाग को झटका नहीं पहुंचाया जा सकता। मैंने कमांडो वाई की जुबान से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, शीबा सांस रोकना नहीं जानती है। तुम और तुम्हारे वो तीनों दोस्त चाहते हैं कि यह टेलीपैथी जानने वाली असल शीबा इसराइल में ना रहे, इसके जरिए फरहाद से दोस्ती ना हो सके, ताकि तुम इसे यहां से रुखसत कर देने या किसी बहाने मार डालने के बाद वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले पूरे इसराइल पर छा जाएं और यहाँ के हुक्काम को अपनी उंगलियों पर नचाते रहें। असफंदयार ने हैरानी से दीदे फैलाकर कमांडो वाई को देखा, फिर कहा, फरहाद, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर मक्कार निकलोगे। जमीन पर पड़ी हुई शीबा संभल कर उठ रही थी। उसके अंदर मौजूद रहने वाली शीबा ने कराहते हुए कहा, मैं जब तक यहाँ मौजूद हूँ अपनी हुकूमत को कमजोर नहीं होने दूंगी, अपने आला हुकाम को तुम्हारे फरेब में नहीं आने दूंगी। अभी फरहाद ने कहा था, अगर डमी साबित ना किया गया तो मुझे यहाँ से ले जाएगा। बेशक वो मुझे ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, लेकिन मैंने मोहब्बत से फरहाद को दोस्त बनाया है और मोहब्बत से अपनी बात मनवाती हूँ। मैं उसे मना लूंगी, वह तुम्हारे खिलाफ कोई हथकंडा इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही मुझे यहाँ से ले जाएगा। और मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरा मुल्क है, यहाँ की मिट्टी से मुझे मोहब्बत है, ये मेरी कौम है और ये मेरे हम मजहब हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरे यहाँ आने का मकसद यही था कि हम मोहब्बत से फरहाद को भी दोस्त बना लें। हमारे दरमियान अब तक जो बात तनाज़े का बायस बनी है वो यही है कि आप लोग किसी हद तक फरहाद पर एतमाद कर सकते हैं। ये कोई पेचीदा बात नहीं है, ये मसला हल हो सकता है। लेकिन अभी तो हमारे मोहतरम असफंदयार एक नया मसला लेकर आए हैं। अपने 3 टेलीपैथी जानने वाले मदारियों को लाकर नया तमाशा दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ से निकाल देना चाहते हैं ताकि मैदान साफ रहे। मेरे जाने के बाद ये उन तमाम आला हुक्काम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने इन्हें मुल्क बदर किया था। असफंदयार ने कहा, तुम बड़ी लंबी बड़ी मौसर तकरीर कर रही हो, मेरे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। लेकिन मैं भी यहूदी हूँ, मैंने अपने मुल्क की, अपनी कौम की और अपने मजहब की इतनी खिदमत की है जितनी खिदमत करने के लिए तुम्हें मेरी जितनी उम्र गुजारना होगी। मैं भी इस मिट्टी से मोहब्बत करता हूँ। अब भी यही कहता हूँ, अगर तुम असल शीबा साबित हो गई तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम हमारी कुव्वत बनकर होगी। मुआफ कीजिए मिस्टर असफंदयार, जहाँ 3 टेलीपैथी जानने वाले शैतान हो वहाँ मैं नहीं रहूंगी, और रहूंगी तो इस शर्त पर कि उन्हें इसराइल की सरहदों से बाहर निकाल दूं। एक आला अफसर ने कहा, मिस शीबा, तुम सच्ची यहूदी हो, तुम्हारी हुब्बुल वतनी से हम इनकार नहीं करेंगे। हमारे सामने ये पेचीदा मसला है कि सच क्या है और झूठ क्या है। असफंदयार हमारे लिए मोहतरम है, हम इनके मुंह पर या इनकी पीठ पीछे इन्हें झूठा नहीं कह सकते। कहने के लिए साबित करना होगा। मैं अभी साबित करने वाली थी, लेकिन इसके शैतान दोस्तों ने मकारी दिखाई। आप में से इस बात की जमानत कौन लेता है कि मैं इसकी आंखों में झांकने जाऊंगी तो दोबारा दिमागी झटका नहीं पहुंचाया जाएगा? मैंने शीबा के दिमाग में पहुंचकर कहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसी तरह उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखो। मैं कोशिश करता हूं कि उस गूंगे फौजी अफसर के दिमाग में झांकने की नौबत ही ना आए। शीबा को समझाने के बाद मैं खुद समझने की कोशिश करने लगा कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। असफंदयार ने अभी तक ख्याल ख्वानी के मामले में डमी शीबा को उलझाया हुआ था। अब दूसरे अफसरान भी यही कह रहे थे कि शीबा उस फौजी अफसरान की आंखों में झांककर अपनी सच्चाई साबित करे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। असफंदयार ने बहुत सोच समझकर फौजी अफसर का इंतखाब किया था। वो अफसर तन्हाई पसंद था, बहुत कम लोगों से मुलाकात करता, और जिन लोगों से मुलाकात करता था वो वहां मौजूद नहीं थे। आखिर वो कौन लोग थे मैं नहीं जानता था। अगर जानता तो उनके दिमाग में पहुंचकर उस अफसर के लबो लहजे को किसी तरह गिरफ्त में लेने की कोशिश करता। आखिर मैं एक अफसर के दिमाग में पहुंच गया जिसकी जेब में रिवॉल्वर रखा हुआ था। मैंने फैसला कर लिया, अगर डमी शीबा को उसकी आंखों में झांककर उसके दिमाग तक पहुंचने पर मजबूर किया गया तो मैं इस अफसर के जरिए फौजी अफसर को गोली मार दूंगा और गोली मारने का इल्जाम उन तीनों टेलीपैथी जाने वालों पर आयद करूंगा। मेरी अकल इस फैसले के खिलाफ थी। ये बात मैं अच्छी तरह समझता था कि यह दानिशमंदाना इकदाम ना होगा। इसके बाद भी शीबा दूसरी आजमाइशों से गुजारी जाएगी। एक मर जाएगा तो दूसरे अजनबी को उसके सामने पेश किया जाएगा, फिर क्या होगा? मेरे सोचते सोचते डमी शीबा फिर उस फौजी अफसर के करीब पहुंच रही थी। मैं जिसके दिमाग पर छाया हुआ था
मेरा वो मामूल अपनी जेब में हाथ डाल चुका था, रिवॉल्वर के दस्ते को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। उधर शिबा बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई, उसकी आंखों में झांकने लगी। ऐसे वक्त कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ न कुछ कर गुजरना पड़ता है। अगर ये दानिशमंदाना इकदाम ना होता, मगर इतना जरूर होता कि डमी शिबा दोबारा इस आजमाइश से महफूज रहती, फिर उसे मोहलत मिल जाती। दूसरे लफ्जों में मुझे कुछ करने के लिए मोहलत दरकार थी। दूसरी तरफ शिबा अपनी डमी के दिमाग में थी, उसके जरिए उस फौजी अफसर को देख रही थी और दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रही थी, या मेरे मालिक हमारी इज्जत रख ले। हम मक्कारों से मक्कारी कर रहे हैं, हमारी नीयत साफ है, हम इन शैतानों से बचकर रहना चाहते हैं। मैं बाहसियत यहूदी अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने मजहब को इन 3 टेलीपैथी जाने वालों से महफूज रखना चाहती हूँ। वो गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रही थी, मेरे खुदा, मैं एक मोहब्बत करने वाली की हैसियत से इल्तिजा करती हूँ, मेरे फरहाद की इज्जत रख ले। ऐसा ना हो उसे जुबान हारना पड़े, ऐसा ना हो वो अपनी जुबान का पाबंद रहने के लिए मुझे सचमुच मेरी कौम के हवाले कर दे। मैं इसराइल नहीं आना चाहती, मैं अपने मुल्क और अपनी कौम में फिलहाल नहीं रहना चाहती, और ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं मुसलमानों में रहकर भी अपने मुल्क और अपनी कौम की वफादार रह सकती हूँ। मेरे मालिक, तू ऐसे वक्त काम आता है जब सब नाकाम हो जाते हैं। खुदाई इसी को कहती हैं जो कभी नाकाम नहीं होती। उसकी सोच के साथ ही अचानक वो मौजा हुआ जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते थे। अचानक वो गूंगा फौजी अफसर हंसने लगा, फिर रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, मुझे माफ कर दो, खुदा ने मुझे बोलने के लिए जुबान दी, मगर मैं गूंगा बना रहा। मैं अब बोलूंगा और खूब बोलूंगा। मैं जिस अफसर के दिमाग में था, उसके जरिए हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। यह अचानक क्या हो गया था, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फौजी अफसर कहता जा रहा था, मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, गाना भी गाता हूँ। इसके साथ ही वो गाने लगा। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। उसने गाना गाते हुए कहा, सिर्फ गाता नहीं, नाचता भी हूँ। वो नाचते नाचते गाने लगा। अचानक एक अफसर ने उठकर कहा, मिस शीबा, बस करें, इस बेचारे का पीछा छोड़ दें, हमें यकीन हो गया तुम ही हमारी शीबा हो। नहीं, ये शीबा नहीं है, असफंदियार ने चीखकर और दोनों हाथ उठाकर हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे बच्चों, मुझसे अकीदत रखने वालों, मेरी बात का भरोसा करो। शीबा और फरहाद इस डमी के दिमाग में रहकर कोई ऐसी चाल चल रहे हैं जो इस वक्त हमारी समझ में नहीं आ रही है। यह हरगिज शीबा नहीं है। एक आला अफसर ने जरा सख्त लहजे में कहा, मोहतरम, आप हमारे मजहबी पेशवा हैं, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हमारे हुक्काम ने आपको सियासी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त क्यों दी है। ये सब जानते हैं, सब ने देखा है, आपको सियासत में आने की इजाज़त देकर हम कितना नुकसान उठा चुके हैं। हमारी शीबा एक बार हमारे हाथ से निकल गई और ये आपकी वजह से हुआ। मुझे कहने दीजिए कि मैं इबादतगाह में जाऊंगा तो एहतरामन आपके सामने सर झुकाऊंगा, लेकिन ये हमारी समाजी और सियासी महफिल है। यहाँ साफ तौर पर कहता हूँ, आपने पहले भी गलती की, अब दूसरी गलती करके शीबा को हमसे दूर करना चाहते हैं। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं और हमारे मामले में मुदाखलत न करें। एक और आला अफसर जो कि असफंदियार का अकीदतमंद था, अपनी जगह से उठकर बोला, मिस्टर वार्नर, आप हमारे मजहबी पेशवा की तौहीन कर रहे हैं। मोहतरम की रूहानी कुव्वतों को और उनकी जहानत को सारी कौम तस्लीम करती है। आपने इनकी शान में गुस्ताखी की, आपको मुआफ़ी मांगना चाहिए। वार्नर नामी अफसर ने हकारत से कहा, तुम तो मुझे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे तुम्हारी वर्दी में एक फीता ज्यादा है। आइंदा मुझसे मुखातिब होते वक्त अपनी जुबान और अपने लहजे के सिलसिले में मोहतात रहना। उस अफसर ने कहा, मैं तुमसे बरतर नहीं हूं तो कमतर भी नहीं हूं। मैं मोहतरम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वार्नर ने कहा, मैं फौजी एतबार से तुम्हारे बराबर ओहदा रखता हूं, लेकिन शीबा के सिलसिले में जो खास कमेटी कायम की गई है उसका चेयरमैन हूं, लिहाजा इस इजलास में तुमसे बरतर हूं। अगर तुम्हें मोहतरम से इतनी ही अकीदत है तो इन्हें अपने घर ले जाकर सजदे करते रहो। हम यह रूहानी जज्बों की बुनियाद पर नहीं, ठोस हकाई के पेश नज़र फैसले करने आए हैं। अभी मोहतरम ने दावा किया था कि यह डमी है और इस फौजी अफसर के दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगी। जब इसने पहुंचना चाहा तो उस नामालूम टेलीपैथी जानने वाले ने शीबा को दिमागी झटका पहुंचाया, मगर दूसरी बार यह कामयाब हो गई और यह साबित कर दिया कि यही हमारी शीबा है। मैं हाजरीन इजलास से पूछता हूँ, क्या अब भी किसी को शुबा रह गया है? इस बात पर सब कुछ ना कुछ बोलने लगे। पता चला उनमें से कुछ तो साला अफसर वार्नर और शीबा की हमायत में थे और कुछ असफंदियार की हमायत कर रहे थे। शीबा ने कहा, मैं जा रही हूँ, जब आप लोग किसी एक फैसले पर मुत्तफिक हो जाएं तो मुझे आगाह कर दें। यह कहकर वो आगे बढ़ी, फिर दरवाजे के पास रुक कर पलट गई। असफंदियार को मुस्कुरा कर देखा, फिर कहा, मुझे हथकड़ी पहनाने की हसरत आपके दिल में रह गई है। मैं जानती हूँ ये कांटा आपको हमेशा चुभता रहेगा। अगर आप मुहिब्बे वतन हैं, अगर आप में ज़रा सी भी गैरत है, तो आप इस लड़की की मुखालफत छोड़ दें जो आपकी कौम से है, आपके मज़हब से है। हम सब इसी अर्ज़ वतन की खाक सी हैं। आप मुझ पर खाक उड़ाना चाहेंगे, यही खाक आपके मुंह पर पड़ेगी और आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो वहां से चली गई। मैंने कहा, शीबा, तुम अपनी ख्वाबगाह में जाकर आराम करो, हम अभी तुम्हारे पास आएंगे। वो ख्वाबगाह की तरफ जाने लगी। शीबा ने मेरे दिमाग में आकर कहा, इसे आराम करने दो और ये बताओ ये मौजा कैसे हो गया? वो गूंगा फौजी अफसर अचानक कैसे हंसने बोलने लगा। मैं तो हैरान रह गया था। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए आर्मर वुड के दिमाग में पहुंचकर देखा। उसकी सोच कह रही थी, उसके भाई ऐसी हमाकत नहीं कर सकते कि गूंगे फौजी अफसर को बोलने पर मजबूर करें और शीबा का पलड़ा भारी कर दें।
फरहाद, मैंने ख्याल ख्वानी नहीं की, तुमने नहीं की, हमारे दुश्मनों ने नहीं की। फिर ये मजीद टेलीपैथी जानने वाला कहाँ से पैदा हो गया? ये हो गई है। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, हाँ, कुछ शुबा हो रहा है। वो पैदा हो गया है, नहीं हो गई है। वो ताज्जुब से बोली, क्या मतलब? ज़रा इंतज़ार करो, मैं अभी आकर बताता हूँ। ये कहते ही मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और जोजो के पास पहुंच गया। अब से 1.5-2 घंटे पहले उसके पास पहुंचा था। वो तनवीमी नींद में डूबी हुई थी। उसकी सोच से पता चला था उस पर तनवीमी अमल किया गया है और उन तमाम मशीनों से गुजारा गया है जिसके बाद दूसरों की तमाम जहनी सलाहियतों उसमें मुंतकिल हो जाती हैं। सवाल पैदा होता है, एक कम उम्र बच्चे के दिमाग में कितनी मालूमात और कितने उलूम का ज़ख़ीरा किया जा सकता है? अगर एक बच्चे के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात भर दी जाएं तो क्या वो दिमाग फटना पड़ेगा? यही तजुर्बा इन 3 भाइयों ने किया था। जो कम उम्र नहीं थी वो जिस्मानी तौर पर बालिग थी और जहनी तौर पर नाबालिग। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहना चाहिए कि कुंद ज़हन थी। इसीलिए जिस्म के साथ जहानत परवान नहीं चढ़ सकती थी। वो नादान बच्चों जैसी हरकतें करती थी। इसीलिए भाइयों ने फैसला किया होगा कि जो के दिमाग में तमाम मालूम का ज़ख़ीरा मुनासिब नहीं होगा। पहले किसी एक इल्म को उसके दिमाग में मुंतकिल करके देखा जाए कि रद्द-ए-अमल क्या होता है। उन्होंने ये देखने और समझने के लिए टेलीपैथिक इल्म का इंतखाब किया था और अपने जहन से उन सलाहियतों को मशीन के ज़रिए उसके दिमाग में मुंतकिल कर दिया था